अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने जो पहला अपना लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड। उसमें मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रो और स्टैटिक ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेस, स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब हुआ स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि चार्जेस जरूरी नहीं है वो रेस्ट पे हो, वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव भी कर सकते हैं। तो अगर वो रेस्ट पे हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, और अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो ऐसे ही हमने नेचर ऑफ मैटर पढ़ी थी। नेचर ऑफ मैटर में मैंने आपको बताया था कि मैटर में दो दो चीजें होती हैं। उसमें एक उसका मैस होता है, दूसरा उसमें चार्ज आ सकता है। तो मैस जो है वो जनरेट करता है ग्रेविटेशनल फील्ड को, उस पर ग्रेविटेशनल फील्ड अप्लाई होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। जैसे ये मैंने एग्जांपल दी थी कि ये पॉइंटर है, इसके जितना इसका मैस है उतनी इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है कि जैसे मैं इसको यहाँ से रिलीज करूंगा ये फौरन नीचे गिर जाएगा, तो इसको ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ पुल करेगी। ऐसे अगर हम चार्जेस को देखें तो चार्जेस पे एक नहीं बल्कि दो फोर्सेज होती हैं। तो वो कौन सी दो फोर्सेज है मैंने उनका आपको बताया था। एक उनमें इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, दूसरी मैग्नेटिक फोर्स होती है। तो हमारा जो मेन कंसर्न है इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक, इस चैप्टर में हमारा मेन जो कंसर्न है वो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड है कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे जनरेट होती है वो क्या है। तो आज हम वहां से हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है। तो सबसे पहले बच्चे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है? द फोर्स दैट होल्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस that made electron atoms and molecules। जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बनाते हैं उन चार्जेस को होल्ड करने के लिए, उनको बाइंड करने के लिए जो हमें फोर्स रिक्वायर होती है उस फोर्स का नाम होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है। अब यहाँ पर एक जो हमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखना है, हमने जो है सारी थ्योरी पढ़नी है चार्ज की, कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि चार्ज क्या चीज है। ठीक है। तो चार्ज की इधर मैंने डिफरेंट प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, इधर हमने मेन फीचर्स लिखे हुए हैं चार्ज के। तो चार्ज के कौन कौन से फीचर्स हैं कि सबसे पहले चार्जेस आर ट्रांसफरेबल, कि हम इनको ट्रांसफर कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं कि, और दूसरा इसमें मेरे साथ लिखा हुआ है टोटल चार्जेस रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब चार्ज को आप ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन एक सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। मीन टू से अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, ये मेरे पास सिस्टम है। ठीक है। इस सिस्टम में मेरे पास एक 3 कूलम चार्ज है, एक 2 कूलम चार्ज है और एक मेरे पास 4 कूलम चार्ज है। ठीक है। तो ये टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? ये 9 कूलम हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें ये चार्ज जो है ये कन्वर्ट भी हो सकता है, ट्रांसफर भी हो सकता है। ऐसे हो सकता है कि अगर ये 3 कूलम चार्ज है और ये भी 3 कूलम चार्ज है और ये भी 3 कूलम चार्ज है। ठीक है। तो टोटल जो है सिस्टम का अभी भी जो टोटल चार्ज है वो 9 कूलम ही रहेगा। टोटल जो चार्ज है वो कितना रहेगा इस सिस्टम का? अभी भी वो कितना होगा? 9 कूलम ही होगा। मीन टू से कि यहाँ पर 4 कूलम जो चार्ज था, 4 कूलम यहाँ पर जो चार्ज था, उसमें से 1 कूलम चार्ज इधर ट्रांसफर हो गया। ठीक है। तो मतलब इस एग्जांपल से मुराद ये है कि अगर चार्ज ट्रांसफर तो हो सकते हैं, ठीक है, चार्ज ये आपस में ट्रांसफर तो हो सकते हैं, लेकिन उनका जो टोटल सिस्टम का जो चार्ज है वो क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो कंजर्व रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है चार्जेस एग्जिबिट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो चार्जेस है, मैंने आपको बताया था कि अगर रेस्ट पे होंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे, मोशन में होंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। मीन टू से कि चार्जेस जो है वो दोनों फिनोमेना जो है वो एग्जिबिट कर सकते हैं। वो इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रिकल फिनोमेना और मैग्नेटिक फिनोमेना दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट है कि टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस की नेचर की बेस पे अगर हम चार्ज को हम अगर हम क्लासिफाई करें तो उसकी 2 टाइप्स बनती हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट उसमें स्मॉलेस्ट जो चार्ज है जो हम स्टडी करते हैं, स्मॉलेस्ट चार्ज वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, नेगेटिव है तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा। और नेक्स्ट चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। ये हमें मतलब माइकल फैराडे ने ये कॉन्सेप्ट बताया था कि चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, चार्जेस क्वांटाइज्ड होते हैं। समझ लगी बात? और इसको जो है हम इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं कि ये देखें, ये मेरे पास एक सेल फोन है। अगर मैं इसको बाजार से परचेज करने जाता हूं तो ये मुझे 1 मिलेगा या 2 मिलेंगे या 3 मिलेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर मैं बाजार से सेल फोन लेने जाऊं तो ये मुझे आधा मिले या 1.5 मिले, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह चार्जेस भी क्वांटाइज होते हैं, मतलब इनकी फिक्स्ड अमाउंट होती है।
ठीक है, मतलब फिक्स्ड अमाउंट, 1 कूलम हो सकता है, 2 कूलम हो सकता है, इनकी फिक्स्ड अमाउंट होती है। और इसका कॉन्सेप्ट जो है वो किसने इंट्रोड्यूस कराया था? वो माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस कराया था कि चार्जेस क्या होते हैं, वो क्वांटाइज्ड होते हैं, ठीक है, मतलब इनकी अमाउंट फिक्स होती है। और नेक्स्ट है जो चार्ज का यूनिट होता है वो क्या होता है? कूलम, ठीक है। तो और नेक्स्ट चार्जेस क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये सिर्फ अपने यूनिट और अमाउंट से हम इनको कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है, अभी हमने बात की है कि चार्जेस जो हैं वो दो तरह के होते हैं, वो पॉजिटिव चार्जेस भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव चार्जेस भी हो सकते हैं। कूलम लॉ को स्टडी करने से पहले, यहाँ पर लिखा हुआ कूलम्स लॉ लिखा हुआ है, कूलम्स लॉ को स्टडी करने से पहले हमें चार्जेस की जो नेचर है उसको हमें स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कूलम ने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जो एक्सप्लेन किया था उसके लिए उसने रिलेशन ड्राइव किया, अभी हम इधर सीखेंगे। लेकिन उस रिलेशन को सीखने से पहले, उसको पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किस तरह की फोर्स हो सकती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्शन की है या अट्रैक्शन की है या दोनों तरह की है, तो वो हमें सिखाएगी नेचर ऑफ चार्ज। अब यहाँ पर मैंने चार्ज ड्रा किया हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। मतलब पॉसिबल है कि जो आप दो कंसीडर कर रहे हैं, अंडर कंसीडरेशन अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, तो इट मे बी पॉसिबल कि दोनों चार्जेस आपके पास पॉजिटिव हो, और ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों चार्जेस आपके पास नेगेटिव हो, और ऐसा भी पॉसिबल है, थर्ड केस है, कि एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक आपके पास क्या हो? नेगेटिव चार्ज हो। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। मतलब पहले मैंने जो दोनों केस बनाए हैं कि एक दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं, और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, मतलब आपके पास तीन केसेस बनेंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पर आपको क्लियरली पता है कि अगर सेम चार्जेस होंगे, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? वो रिपेल करेंगे, उनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। और दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं, फिर भी सेम केस, क्योंकि सिमिलर चार्जेस हैं, तो सिमिलर चार्जेस क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब अगर हम तीसरा केस देखें कि एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं, अब ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस बेस पे अब यहां से हमने सीख लिया है कि अगर हम इन चीजों को देखें तो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है, जैसा कि पहले दो केसेस में है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है। पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है। अब यहां पर मैं वर्ड बोल रहा हूं पॉइंट चार्ज, तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि चार्ज तो ठीक है, लेकिन ये पॉइंट चार्ज क्या बात हुई? पॉइंट चार्ज कौन सी टर्म है? तो पॉइंट चार्ज बच्चे कौन सी टर्म है? पॉइंट चार्ज को सीखने के लिए अब हम ये वाली जो है वो डायग्राम देखेंगे कि इसमें आपको नजर आ रहा है कि पॉइंट चार्ज बच्चे क्या होता है कि अगर दो चार्जेस, ये दो चार्जेस मैंने बनाए हुए हैं, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, हमने पॉइंट चार्ज को सीखना है। तो ये दो चार्जेस हैं हमारे पास, इन दो चार्जेस के अगर दरमियान जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आर मैंने यहाँ पर आपको शो किया हुआ है, ये डिस्टेंस आर, अगर तो दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस आर है वो डिस्टेंस ज्यादा हो इन दोनों पॉइंट चार्जेस के डायमीटर से, मतलब इस पॉइंट चार्ज का डायमीटर इतना है, इसका डायमीटर इतना है, ठीक है, तो ये डायमीटर जो है इनके बहुत शॉर्ट है दोनों पॉइंट चार्जेस के, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है। अगर पॉइंट चार्जेस का साइज कम हो और उनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा हो, तो देन वो उसको हम क्या बोलेंगे? वो उसको हम पॉइंट चार्ज बोलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है, ये दोनों इनका डायमीटर कम है, तो ये भी क्या हुए? पॉइंट चार्ज हुए। अब हम कूलम लॉ में भी हमारा मेन कंसर्न पॉइंट चार्ज के दरमियान है कि दो हमारे पास चार्जेस होंगे, लेकिन उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू देयर साइज, तो इसलिए हम उनको भी क्या बोलेंगे? पॉइंट चार्ज बोलेंगे, ठीक है। तो अब पॉइंट चार्ज का भी हमने देख लिया, और हमने ये भी देख लिया कि दो जो पॉइंट चार्जेस हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे जी कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है कि कूलम्स लॉ ने हमें यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को ही हमें जो है स्टडी करना बताया था, कि इसीलिए मैंने इधर लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अकेला नहीं लिखा, फोर्स ऑफ रिपल्शन अकेला नहीं लिखा, मैंने लिखा हुआ है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, यानी कि ये अट्रैक्शन की फोर्स भी हो सकती है, ये रिपल्शन की फोर्स भी हो सकती है। या तो आप इसको लिखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, और यहां आप इसको इस तरह लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर आप वर्ड यूज करेंगे तो उसमें दोनों फोर्सेस आ जाएंगी, रिपल्शन की भी आ जाएगी और अट्रैक्शन की भी आ जाएगी, ठीक है। तो यहां तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्ड यूज करेंगे या फिर आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखेंगे और रिपल्शन लिखेंगे, ठीक है। तो ये किनके दरमियान होती है? दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि मैंने इधर आपको बताया ना
कि 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन हो सकती है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, वो क्या होगी फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी कि चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड है, मतलब हम कहते हैं कि एक चार्ज 5 कूलम का है, दूसरा भी जो है चार्ज वो 3 कूलम का है, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है, मतलब 5 कूलम इंटू 3 कूलम वो 15 कूलम आ जाएगा, मतलब कि जो दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड है उसके जो फोर्स होगी, कूलम फोर्स होगी, वो उसके क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। और इसमें जो दूसरी बात है, दो चीजें आती हैं, और दूसरा क्या है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान, इधर मैं ड्रा कर लेता हूं, ये पॉइंट चार्ज Q1 है, ये पॉइंट चार्ज Q2 है, और इनके दरमियान ये डिस्टेंस R है, तो दोनों पॉइंट चार्जेस की मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ये फोर्स, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है R, उस डिस्टेंस R के क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसलिए ये मैंने दो रिलेशन बना सकता हूं। अब इस रिलेशन को अगर आप पढ़ लें तो आपको स्टेटमेंट खुद ही याद आ जाएगी। अगर आपको ये रिलेशन पढ़ने आता है, रीड करने आता है कि जो फोर्स है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो अब हम अगर इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करेंगे तो दोनों रिलेशन जो हमने बनाए हैं उसकी स्टेटमेंट ही है कि अगर आपको ये रिलेशंस दोनों स्टडी करना आते हैं, इसको रीड करना आता है, तो आपको स्टेटमेंट याद करने की जरूरत नहीं है। आपको फौरन जो है स्टेटमेंट आप इन दो रिलेशंस को देखते हुए लिख सकते हैं कि जो फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब आपके पास ये दो रिलेशंस आ गए। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों रिलेशंस को अगर हम कंबाइन करें एक रिलेशन में, तो ऊपर क्या आ जाएगा Q1 Q2 और नीचे क्या आ जाएगा R²। अब आपको पता है कि यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी है, तो प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आपके पास क्या आ जाएगा, K कांस्टेंट आ जाएगा। तो आपके पास ये रिलेशन बन जाएगा फोर्स F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R², ठीक है। अब यहाँ पर K क्या है, K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म किया तो वहां आपको पता है हम कोई ना कोई कांस्टेंट यूज करते हैं, तो वहां पर ये कांस्टेंट क्या है, K है। अब K किस चीज पे डिपेंड करता है, K की वैल्यू जो है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, K की वैल्यू दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक K की वैल्यू डिपेंड करती है कि हम कौन कौन से यूनिट्स ले रहे हैं, ठीक है, मतलब फोर्स चार्ज एंड जो डिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए हम कौन से यूनिट्स ले रहे हैं, एक तो उस चीज पे डिपेंड करेगा। अगर हम ऐसे यूनिट्स लेते हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन फोर्स का ऐसा यूनिट है, मीटर डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है, और कूलम जो है वो चार्ज का ऐसा यूनिट है, ठीक है। तो एक तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये है आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू है K की। दूसरा आपके पास जो मैथमेटिकली वैल्यू हम यूज करते हैं K की, वो क्या है, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर एक और टर्म आ रही है, एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस हो रही है, एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये है आपके पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्योंकि जब मैंने यहाँ पर दो चार्ज ड्रा किए, ये वाले दो चार्ज Q1 और Q2, इन दोनों चार्जेस के दरमियान में मैंने बताया नहीं है कि कोई मैंने मीडियम रखा है, ठीक है। मीडियम मीन टू से प्लास्टिक हो सकता है, ये पॉइंटर भी हो सकता है, ठीक है। उन दोनों चार्जेस के दरमियान जो है वो कोई ग्लास शीट हो सकती है, कोई प्लास्टिक चीज हो सकती है, कोई भी, मतलब उनके दरमियान हम मीडियम भी रख सकते हैं। लेकिन इस जगह मैंने अभी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। इसका मतलब है कि अगर हमने उनके दरमियान को मीडियम इंट्रोड्यूस नहीं करवाया तो उन दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास फ्री स्पेस है, ठीक है। दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान हमारे पास क्या है, फ्री स्पेस है। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कि ये दो चीजों पर K डिपेंड करता है, एक नेचर ऑफ यूनिट्स और दूसरा नेचर ऑफ मीडियम, ठीक है। कि अगर आप मीडियम को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, दो पॉइंट चार्जेस हैं उनके दरमियान अगर आपने कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, तो एक उस पे ही डिपेंड करेगी उसकी वैल्यू, दूसरा नेचर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करेगी, ठीक है। और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस क्यों है, क्योंकि अभी हमने कोई भी जो है वो मीडियम इंट्रोड्यूस नहीं करवाया दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान, ठीक है। अच्छा, अब जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप एप्सिलॉन नॉट कैलकुलेट करें
ठीक है, तो ये एप्सिलॉन नॉट इधर और के की वैल्यू इधर आके क्या आ जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो 1/4 पाई इंटू के, अगर आप इस रिलेशन से के की वैल्यू डिटरमिन करें तो आ जाएगी 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12। और जो इसके यूनिट्स हैं, अब आप इस रिलेशन को जरा ध्यान से देखें तो के और एप्सिलॉन नॉट आपस में क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। के जो है वो एप्सिलॉन नॉट के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सिंपली इसके यूनिट्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपने जो के के यूनिट्स यहां पर लिखे हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, उन्हीं यूनिट्स को रिवर्स करके रेसिप्रोकल में यहां पर लिख दें पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर, यानी कि ये वाले जो तीन यूनिट्स थे इन तीनों यूनिट्स को मैंने रेसिप्रोकल में करके रिवर्स करके यहां पर लिख दिया, तो ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स बन गए। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर मैंने के की वैल्यू आपको बताई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये वाली वैल्यू अगर हम इस रिलेशन में पुट कर दें, रिप्लेस कर दें, के की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दें, तो हमारे पास फोर्स का क्या रिलेशन बन जाएगा, फोर्स F, के की जगह ये वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ वो Q1 Q2 और R स्क्वायर, वो वैसे ही तो आपके पास ये रिलेशन बन जाएगा फाइनली फोर्स का, फोर्स F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R स्क्वायर। अब बच्चे अभी मैंने ये बात आपको बताई है कि अभी हमने कोई मीडियम इंट्रोड्यूस नहीं करवाया पॉइंट चार्जेस के दरमियान, फ्री स्पेस है, दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान क्या है, फ्री स्पेस है। तो अगर फ्री स्पेस है तो ये मैं लिख सकता हूं कि ये फोर्स जो आई है हमारे पास, ये फोर्स इन वैक्यूम है। ठीक है, ये क्या है, फोर्स इन वैक्यूम। तो फोर्स इन वैक्यूम का आपके पास ये रिलेशन आ गया। अब आपके पास दो चीजें हो सकती हैं, कौन कौन सी दो चीजें हो सकती हैं कि एक आपके पास हो सकता है कि ये पॉइंट चार्ज Q1 जो है वो इस Q2 पर फोर्स लगा रहा है, इस तरह, मतलब Q1 जो है वो Q2 पर ऐसे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये वाली जो फोर्स होगी कौन लगा रहा है, किसने लगाई है, Q1 ने। किस पर लग रही है, Q2 पे। ठीक है, तो जो फोर्स लगाता है ये फोर्स F12 आ जाएगी। जिसने फोर्स बच्चे लगानी है उसको आपने राइट साइड पे लिखना है, जिस पर फोर्स लग रही है उसको आपने लेफ्ट साइड पर लिखना है। तो ये F21 आ जाएगा, मतलब 1 ने 2 पे लगाई है। ठीक है, जिसने लगाई है फोर्स उसको आपने किस साइड पे लिखना है, उसको आपने राइट साइड पे लिखना है, और जिस पर फोर्स लग रही है उसको आपने किस साइड पे लिखना है, लेफ्ट साइड पे। तो ये आपके पास फोर्स क्या आ जाएगी, F21, ये इधर मैं लिखूंगा फोर्स F21, फार्मूला सेम है वही, वो ऐसे लिख के, ठीक है, और साथ यूनिट वेक्टर, क्योंकि अब आपको डायरेक्शन इधर ये देखिए इस फिगर में आपको डायरेक्शन नजर आ रही है कि Q1 ने Q2 पर लगाई है इस डायरेक्शन में फोर्स। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है, तो ये फोर्स की डायरेक्शन आपको पता है, इसलिए साथ आप एक यूनिट वेक्टर भी यूज करेंगे। और यूनिट वेक्टर इसलिए आप यूज करेंगे उसकी डायरेक्शन को डिटरमिन करने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट बच्चे, ऐसा भी तो पॉसिबल है कि इधर हमने बताया है कि 1 ने 2 पर लगाई है, तो ऐसा भी तो पॉसिबल है कि 2 ने 1 पर फोर्स लगाई हो। ऐसा भी पॉसिबल है कि जो पॉइंट चार्ज 2 है 1 पर फोर्स लगाए। तो अब ये पॉइंट चार्ज 2 है, ये पॉइंट चार्ज 1 है, तो 2 ने अगर 1 पर फोर्स लगाई है इस साइड पे ऐसे, ठीक है, अगर 2 जो है 1 पर फोर्स लगाता है ऐसे, ठीक है, तो ये फोर्स अब इस तरह आएगी। अब किसने फोर्स लगाई है, पॉइंट चार्ज 2 ने फोर्स लगाई है, किस पर लगाई है, 1 पे। 2 ने लगाई है 1 पर फोर्स, तो इसलिए इस फोर्स को हम F12 लिखेंगे। वही बात कि जिसने लगाई है वो राइट साइड पे, जिस पर फोर्स लग रही है वो लेफ्ट साइड पर। तो किसने लगाई है, 2 ने लगाई है, इसलिए इसको राइट साइड पे, और किस पे लग रही है, 1 पे लग रही है, तो ये क्या आ जाएगा, ये लेफ्ट साइड पर आ जाएगा, और ये फोर्स क्या बन जाएगी आपके पास, फोर्स F12। ठीक है, अच्छा, अब बच्चे नेक्स्ट इसका भी हम रिलेशन लिख लेंगे, F12 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके साथ अगर फोर्स F12 है तो उसके साथ यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, R12। ऊपर आपके पास फोर्स F21 थी और उसके साथ उसका रिस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर आ गया था R21। अब यहां पर आपको क्लियरली नजर आ रहा है, अगर आप इस डायग्राम को और इस डायग्राम को, अगर आप इन दोनों डायग्राम्स को केयरफुली देखें तो आपको नजर आ रहा है कि दोनों फोर्सेस आपस में ऑपोजिट है। मतलब एक फोर्स ऐसे है और एक फोर्स ऐसे, दोनों फोर्सेस हैं आपस में इक्वल, क्योंकि चार्जेस तो हमने सेम रखे हैं ना, वही Q1 Q2 चार्ज जो उधर है वही Q1 Q2 चार्ज इधर है। ठीक है, उन दोनों चार्जेस सेम है, उनके दरमियान डिस्टेंस भी सेम है, लेकिन उन दोनों की डायरेक्शन क्या है, फोर्सेस की ऑपोजिट है। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो फोर्स F21 है और फोर्स F12 है, ये दोनों आपस में क्या है, ये इक्वल है, लेकिन आपस में इनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। इसलिए साथ हम किसी एक
फोर्स के साथ हम नेगेटिव साइन लिखेंगे। ये नेगेटिव साइन आप इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन किसी एक साइड पे लिखना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल है, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। ठीक है, तो अगर ये फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट है और आपस में फोर्सेस इक्वल है, तो इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर्स भी क्या हो गए? आपस में इक्वल हुए, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होगी? इनकी भी ऑपोजिट होगी। r12 और r21 की डायरेक्शन आपस में क्या होगी? एक दूसरे के जो है वो रिवर्स में होगी। ठीक है, अच्छा अब लास्ट बच्चे इसमें एक बात रह गई इस टॉपिक में कि अभी हमने बात की है कि जो है दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम नहीं है। दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान क्या है? फ्री स्पेस है। मतलब ये दो पॉइंट चार्ज है, इन दोनों के दरमियान क्या है? फ्री स्पेस है। लेकिन मैंने बोला था कि इनके दरमियान कोई मीडियम हो सकता है। देयर मे बी अ मीडियम present between 2 point charges, and if there is a medium between 2 point charges, then it will reduce Coulomb force. तो कूलम फोर्स रिड्यूस नहीं होनी है। कैसे रिड्यूस होनी है? मीन टू से मेरे पास ये आपके पास दो पॉइंट चार्ज है। कंसीडर ये एक पॉइंट चार्ज है, ये दूसरा पॉइंट चार्ज है, और इन दोनों के दरमियान ये मैं एक मीडियम इंट्रोड्यूस करवा। ठीक है, ये एक मेरे पास क्या है? ये मीडियम है। ठीक है, अब अगर ये मीडियम है तो क्या होगा कि ये दोनों पॉइंट चार्जेस अगर तो आपस में सपोज ये अट्रैक्ट कर रहे थे, रिपेल भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बोला है कि दोनों चीजें हो सकती हैं, अट्रैक्ट भी हो सकता है, रिपेल भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रहे थे, तो इस मीडियम के दरमियान में आने से अब इनके अट्रैक्शन की फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये परमिट कर रहा है। आप इस मीडियम को जो आपने इंट्रोड्यूस करवाया, इस मीडियम को क्या कर रहे हैं? आप परमिट कर रहे हैं इन दोनों चार्जेस के दरमियान। तो इसमें क्या होगा कि अगर ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, ये दोनों पॉइंट चार्जेस जो है, ये दोनों पॉइंट चार्जेस अगर तो पहले एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, तो मीडियम के आने से ये क्या हो जाएगी? इनकी रिपल्शन की फोर्स भी कम हो जाएगी। और अगर ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है, तो इस मीडियम के दरमियान में आने से क्या होगी? इनकी अट्रैक्शन की फोर्स भी कम हो जाएगी। इस चीज को आप जो है वो कॉमन एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर में। अगर आप जो है दो मैग्नेट लें, या एक मैग्नेट और एक जो है आपको आयरन स्ट्रिप ले लें, और उनके दरमियान कोई चार्ज ना रखें, उनको दोनों को क्लोज करें, तो उनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स स्ट्रांग होगी। लेकिन जैसे ही आप उनके दरमियान वुड रख के देखें, तो वो आपस में अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे। इट मींस दैट सेम केस है, लेकिन वो मैग्नेट है, इधर चार्जेस है। ठीक है, सेम केस है चार्जेस में भी कि अगर आपने चार्जेस के दरमियान कोई आप मीडियम इंट्रोड्यूस करवाते हो, तो उस मीडियम के इंट्रोड्यूस करवाने से क्या होगा कि उन दोनों चार्जेस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी या रिपल्शन थी, जो वो एक दूसरे पे लगा रहे थे, ठीक है, वो फोर्स क्या हो जाएगी? वो रिड्यूस होगी। ठीक है, इसलिए इधर मैंने लिखा है कि इफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है कि इंसुलेटर जो है आपने मीडियम इंट्रोड्यूस करवाया है दोनों के दरमियान, कि कोई भी एक इंसुलेटर मीडियम है। प्लास्टिक हो सकता है इंसुलेटर, ग्लास हो सकता है वो भी एक इंसुलेटर है, मिका शीट हो सकती है वो भी एक इंसुलेटर। तो अगर आपने कोई इंसुलेटर शीट इंट्रोड्यूस करवाई है, इंसुलेटर कोई भी मीडियम इंट्रोड्यूस करवाया, उस मीडियम का नाम क्या होता है? उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, तो अगर आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान, तो क्या होगा? कूलम फोर्स। कूलम फोर्स क्या है? अट्रैक्शन की भी हो सकती है और रिपल्शन की भी हो सकती है। तो ये जो कूलम फोर्स है अट्रैक्शन की या रिपल्शन की, वो क्या होगी? वो रिड्यूस होगी। तो इसलिए मैंने इधर लिखा है इफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्रेजेंट बिटवीन पॉइंट चार्जेस, दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा, देन कूलम फोर्स रिड्यूस बाय अ फैक्टर ऑफ एप्सिलॉन आर। तो कूलम फोर्स क्या होगी? एप्सिलॉन आर फैक्टर से क्या होगी? रिड्यूस होगी। तो इसलिए हम इसी रिलेशन को, ये जो हमने फाइनल रिलेशन फाइंड किया था, इसी रिलेशन को हम लिखेंगे और साथ इसको एप्सिलॉन आर से इधर डिवाइड कर देंगे। मतलब सेम रिलेशन है और एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर देंगे। एप्सिलॉन आर क्या है? ये उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कांस्टेंट है। ठीक है, कि जो आपने मीडियम इंट्रोड्यूस करवाया, कोई भी मीडियम आपने जो प्लेस आउट किया है, ये उस मीडियम का क्या है? ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए हम इस कांस्टेंट से, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपने रखा है उसके कांस्टेंट से हम इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो साथ ये हमने सेम फोर्स का वही फार्मूला लिख के साथ सिर्फ क्या किया कि एप्सिलॉन आर से हमने क्या कर दिया? इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अगर हम एप्सिलॉन आर को बाहर लिख रहे हैं, तो अंदर ये फोर्स क्या बन जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन आर q1 q2 और r स्क्वायर। मतलब मैंने क्या किया कि नीचे डिनोमिनेटर में से एप्सिलॉन आर को बाहर लिख लिया। ठीक है, तो ये अंदर ये जो फोर्स है, ये क्या बन जाएगी? फोर्स इन वैक्यूम, और वो एप्सिलॉन आर 1 और एप्सिलॉन आर वैसे ही, और ये फोर्स क्या है? इन मीडियम। ये फोर्स इन मीडियम क्यों बनी? क्योंकि हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी इसमें प्लेस आउट कर दिया है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ चुका है एप्सिलॉन आर आपके पास। इसलिए ये फोर्स इन मीडियम होगी, ये फोर्स इन वैक्यूम बन गई है अंदर वाली, ये वाली सारी, ये फोर्स इन क्या? फोर्स इन वैक्यूम बन गई। ठीक है, और ये क्या आ गया? 1 ओवर एप्सिलॉन आर। तो अब यहां से आप एप्सिलॉन आर भी फाइंड कर सकते हैं कि एप्सिलॉन आर क्या चीज है। ठीक है, इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, इसका रिलेशन लिख सकते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसका क्या रिलेशन होगा, इसकी मतलब इसका रिलेशन क्या होता है
तो एप्सिलॉन आर यहाँ से आप डिटरमाइन कर सकते हैं। एप्सिलॉन आर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फोर्स इन मीडियम इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगी। तो आपके पास फाइनली एप्सिलॉन आर जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका आपके पास रिलेशन आ जाएगा कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम ओवर फोर्स इन मीडियम। ठीक है, तो आप यहां से इसको जो है वो डिफाइन कर सकते हैं कि एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम इससे आगे इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।